अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैंने जज की तरफ मुड़ते हुए कहा, योर ऑनर, मैं गवाह चांद मियाँ से एक निहायत ही अहम सवाल करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में मेरी मोअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त है कि वो मज़लूमा सायका को कुछ देर के लिए अदालत के कमरे से बाहर भेज दे। वकील सरकार ने बीच में टांग अड़ाई। ऐसा कौन सा सवाल है जो मज़लूमा के सामने नहीं किया जा सकता? मैंने मुतहम्मिल लहजे में कहा, आपको कोई एतराज़ है क्या? ये मेरी मुवक्किला की तौहीन है जनाब आली। वो जज से मुखातिब होकर बोला, एक तो इसके साथ ज़्यादती हुई है और इस पर। जज ने वकील सरकार की बात किता करते हुए कहा, बेग साहब ने अदालत से जो दरख्वास्त की है इससे मज़लूमा की तौहीन का कोई पहलू नहीं निकलता। हाँ, अगर आपको इस बात पर कोई एतराज़ है तो अपने एतराज़ की वजाहत करें। मुझे कोई एतराज़ नहीं है योर ऑनर, उसने खिसियाए हुए अंदाज में कहा, फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। मैं देख रहा था कि काफ़ी देर से वकील सरकार की बुरी हालत थी। मैंने इस्तग़ासा के गवाह चांद मियाँ पर अपनी जिरह के दौरान में बहुत सी ऐसी बातें उगलवा ली थीं जो मज़लूमा के ख़िलाफ़ जाती थीं। वकील सरकार को अपनी शिकस्त वाज़े नज़र आ रही थी, इसलिए वो झुंझुला रहा था और पेचोताप खा रहा था। जज की हिदायत के मुताबिक मज़लूमा सायका अदालत के कमरे से बाहर चली गई तो मैंने अपनी फ़ाइल में से 8 बाय 10 साइज़ की एक तस्वीर निकालकर गवाह चांद मियाँ को दिखाते हुए सवाल किया, चांद मियाँ साहब, क्या आप बता सकते हैं कि तस्वीर किसकी है? मैंने अपनी आवाज़ धीमी रखी थी ताकि कमरे से बाहर आवाज़ ना जा सके। वो थोड़ी देर तक तस्वीर का जायज़ा लेता रहा, फिर मायूसी से सर हिलाकर बोला, नहीं जनाब, मैं कोशिश के बावजूद इसे पहचान नहीं सका। शुक्रिया, मैंने इसके हाथ से तस्वीर वापस लेते हुए कहा, फिर अपने कलम से इस तस्वीर पर एक का हिंसा लिखकर इसे जज की जानिब बढ़ा दिया। जनाब आली, आप भी इस तस्वीर को देखिए। वकील सरकार बार बार अपनी जगह पर पहलू बदल रहा था। मेरा पुरस्कार अंदाज इसे बेचैनी में मुब्तला कर रहा था। जज ने तस्वीर का सरसरी जायज़ा लेने के बाद उसे अपने सामने रख दिया, फिर सवालिया नज़रों से मेरी जानिब देखा। मैंने अपनी फ़ाइल में से एक दूसरी तस्वीर निकालकर चांद मियाँ की तरफ बढ़ा दी। ज़रा इसे गौर से देखें। उसने मेरे हाथ से तस्वीर लेकर इस पर एक नज़र डाली, फिर चौंक कर मेरी जानिब देखने लगा। जनाब, ये तो इसी शख्स की तस्वीर है, उसने लरजते हुए लहजे में बताया, वही जिसने वक़ुआ की रात हमें इत्तला दी थी कि अब्दुल वहाब के घर में कोई औरत चीख रही है। क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही शख्स है? मैंने बदस्तूर धीमे लहजे में तस्दीक चाही। जी हाँ, मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि ये वही शख्स है। मैंने इसके हाथ से तस्वीर वापस लेकर इस पर अपने कलम से 2 का हिंसा बनाया, फिर इसे भी पहली तस्वीर की तरह जज की जानिब बढ़ा दिया। जज ने इस तस्वीर को भी एक नज़र देखकर अपने सामने रख लिया। पहली तस्वीर की तरह इसका साइज़ भी 8 बाय 10 का था। जनाब आली, मैंने जज से मुखातिब होते हुए कहा, मज़लूमा सायका को अदालत के कमरे में बुलाया जाए। मैं कुछ सनसनीखेज़ इंकशाफात करना चाहता हूँ। थोड़ी ही देर के बाद सायका अदालत में मौजूद थी। मेरी फरमाइश पर जज ने इसे कटहरे में आने की हिदायत की। मैंने जज की इजाज़त से दोनों तस्वीरें सायका के अंदर आने से पहले ही उठा ली थीं। मैंने तस्वीर नंबर 2 सायका को दिखाते हुए कहा, सायका साहिबा, ये एक शख्स की कलमी तस्वीर है, आप इसे पहचानती हैं क्या? तस्वीर को देखते ही इसे एक झटका सा लगा, मगर दूसरे ही लम्हे वो संभल गई और नफ़ी में सर हिलाते हुए कतईयत से बोली, मैं नहीं जानती इस शख्स को। इनकार करते हुए इसकी आवाज़ इतनी बुलंद हो गई थी कि ये बात अदालत में मौजूद हर शख्स ने महसूस की। जज ने सायका के इस रद्द अमल को खुसूसन नोट किया था। मैंने आगे बढ़कर तस्वीर नंबर 1 सायका को थमा दी। एक नज़र इसे भी देखिए। तस्वीर पर नज़र पड़ते ही उसने नफ़रत से मुंह दूसरी जानिब फेर लिया। मैंने पूछा, आप इस शख्स को पहचानती हैं? मैं इसकी तस्वीर देखने की भी रवादार नहीं हूँ। गोया आप इसे जानती हैं। मुझे इससे शदीद नफ़रत है, वो जहरीले लहजे में बोली। जज ने ज़रा सख्त लहजे में कहा, बीबी, वकील साहब के सवाल का जवाब हाँ या ना में दें। हाँ हाँ, मैं इसे जानती हूँ, इसे पहचानती हूँ, वो जज्बाती लहजे में चीख कर बोली। ये वही मरदूद है जो मुझ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ा करता था। मैं अब इसका नाम लेना भी गवारा नहीं करती। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? मैंने इसके सवाल के जवाब में कहा, आप इसका नाम चाहे ना लें, मगर सवाल का जवाब ज़रूर दें।
फिर मैंने सवाल किया, यह आपकी साबिक शौहर नजीब अहमद की तस्वीर है। वो खामोश रही तो जज ने कहा, बीबी, वकील साहब आपसे कुछ पूछ रहे हैं। सायका ने पहले इस बात में सर हिलाकर और फिर जबान से तस्दीक कर दी कि तस्वीर नंबर 1 इसके साबिक शौहर नजीब अहमद ही की थी। मैंने जज से कहा, जनाब आली, तस्वीर नंबर 1 को गवाह चांद मियां पहचानने से इनकार कर चुका है, जबकि मजलूमा सायका ने तस्दीक की है कि ये इसके साबिक शौहर की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर नंबर 2 को सायका पहचानने से इनकारी है, जो गवाह के बकौल इसी शख्स की तस्वीर है जिसने इन्हें अब्दुल वहाब के घर में होने वाले हंगामे की इतला दी थी। इसे आप साबित क्या करना चाहते हैं? वकील सरकार ने मेरी बात काट कर कहा। मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त, मैंने दोनों तस्वीरों को वकील सरकार की आंखों के सामने लहराते हुए कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों तस्वीरें दर हकीकत एक ही शख्स की हैं, यानी मजलूमा के साबिक शौहर नजीब अहमद की। मेरे अल्फाज ने अदालत में धमाका कर दिया। हाजरीन आपस में चेमगोइयाँ करने लगे। वकील सरकार ने जल्दी से कहा, अदालत इन फर्जी बातों पर यकीन नहीं रखती, बल्कि अदालत में हर बात को साबित करना पड़ता है। थैंक यू माय डियर काउंसलर, मैंने महज़िब लहजे में कहा, आपने मेरी मालूमात में इजाफा किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जज ने बराह रास्त मुझसे इस्तफसार किया, आपके पास अपने दावे का क्या सबूत है? योर ऑनर, ये दोनों कलमी तस्वीरें सदर के एक मारूफ आर्टिस्ट मंजूर इलाही की तख्लीक हैं। मैंने कहा, दोनों तस्वीरों में मामूली सा फ़र्क है। अगर कोई शख्स बारीक बीनी से इनका जायज़ा ले तो इसे वो फ़र्क महसूस हो जाएगा। तस्वीर नंबर 1 यानी वो तस्वीर जिसे मजलूमा सायका ने अपने साबिक शौहर नजीब अहमद की हैसियत से शनाख्त किया है। इस तस्वीर पर अगर भारी मूछें बना दी जाएं और नाक के करीब एक बड़ा सा मस्सा बना दिया जाए तो वो तस्वीर नंबर 2 बन जाएगी, यानी वो तस्वीर जिसे गवाह चांद मियां ने इस शख्सियत की हैसियत से शनाख्त किया है जिसने इन्हें वकूआ वाली रात हंगामे की इतला दी थी। तस्वीर नंबर 1 में नजीब अहमद क्लीन शेव था। मैंने दोनों तस्वीरें जज की जानिब बढ़ा दी। वो दिलचस्पी से तस्वीरों का जायज़ा लेने के बाद मेरी तरफ देखने लगा। मैंने दलाइल देते हुए कहा, जनाब आली, आर्टिस्ट मंजूर इलाही इस वक्त अदालत में मौजूद है, जिसने मेरे कहने पर नजीब अहमद की एक पासपोर्ट साइज तस्वीर से 2 8x10 की कलमी तस्वीरें इस तरह तैयार की कि एक तो हूबहू वैसी ही बनाई और दूसरी में इसने मूछें और मस्से का इजाफा कर दिया। थड़े पर ताश खेलने वाले इन अफराद ने बशमूल चांद मियां पुलिस को अपने बयान में इन्हें इतला देने वाले शख्स का जो हुलिया बताया था, मैंने इसके मुताबिक आर्टिस्ट से नजीब अहमद की तस्वीर में तब्दीलियां करवाईं। मेरी बात के सबूत के लिए मंजूर इलाही को गवाहों के कटहरे में लाया जा सकता है। जज के हुक्म पर मंजूर इलाही ने कटहरे में आकर मेरी बात की तस्दीक कर दी। मैंने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, योर ऑनर, अब हर बात वाज़ेह हो चुकी है। मेरे मुवक्किल को एक गहरी साजिश में फांसने की कोशिश की गई है और इस साजिश के मरकज़ी किरदार यानी कि 2 अफराद मजलूम सायका और उसका साबिक शौहर नजीब अहमद हैं। तमाम हालात व वाक़ियात मेरे मुवक्किल के हक़ में जाते हैं। वक़ुआ की रात मेरे मुवक्किल ने ठीक 10:30 बजे क्लिनिक बंद किया। डॉक्टर सुहेल उमर इसकी तस्दीक कर चुके हैं। इसके बाद मेरे मुवक्किल ने चिकन कॉर्न सूप नोश किया। अब्दुल शकूर इस सिलसिले में गवाही दे चुके हैं। अगर मेरे मुवक्किल ने बहुत जल्दी भी सूप पिया होगा तो कम से कम 5 मिनट तो लगे ही होंगे, यानी मेरे मुवक्किल ने 10:35 पर सूप ख़त्म किया। वहाँ से इसके घर का रास्ता 15 मिनट का है। हम समझ लेते हैं कि उसने ये फासला 10 मिनट में तय कर लिया होगा। फिर भी घर पहुँचते पहुँचते उसे 11:15 बज गए होंगे। जनाब आली, पुलिस को इस वाक़े की इत्तला ठीक 10:45 पर दी गई है। ये बात पुलिस के रोज़नामचे में मौजूद है, यानी अगर मेरा मुवक्किल जल्दी से जल्दी भी आ गया था तो ठीक उसके घर पहुंचने के वक्त पुलिस को फ़ोन किया गया। ये सब कुछ सोचे समझे मंसूबे का शाखसाना है। फिर गवाह चांद मियां का बयान भी मेरे मुवक्किल के हक़ में जाता है और मजलूमा सायका के बयान की नफ़ी करता है। चांद मियां के बयान के मुताबिक जब वो और उसके साथी अब्दुल वहाब के घर में दाखिल हुए तो बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था। जनाब आली, मेरा मुवक्किल अगर मजलूमा सायका के साथ किसी किस्म की ज़्यादती का इरादा रखता था तो क्या वो इतना ही नादान था कि घर का बैरूनी दरवाज़ा खुला छोड़ देता? ये बात ना तो समझ में आने वाली है और ना ही किसी मंतकी कसौटी पर पूरी उतरती है। केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट के मुताबिक मजलूमा को नशा आवर दवा पिलाई गई है।
اور چائے کی ایک پیالی میں بھی نشہ آور دوا کی خاصی مقدار ملی ہے۔ اگر مظلومہ سائقہ کی بیان کردہ کہانی کو سچ مان لیا جائے تو یہ سب کچھ وقت گزارے بغیر ہونا کیسے ممکن ہے؟ لیکن میڈیکل رپورٹ کے مطابق میری موکلہ ملزم کاشف کی زیادتی کے شکار ہوئی ہے، وکیل سرکار نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ میں نے بھی جواباً سخت لہجے میں کہا، میڈیکل رپورٹ صرف یہ بتاتی ہے کہ مسمات سائقہ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، مگر اس بات کی نشاندہی نہیں کرتی کہ وہ زیادتی کاشف نے کی ہے۔ ملزم کاشف موقع پر رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا ہے۔ وکیل سرکار نے آخری کوشش کی، آپ ابھی تک لکیر پیٹ رہے ہیں میرے فاضل دوست۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سانپ نکل گیا ہے، ذرا ہوش میں آئیے۔ آئی ول سی یو۔ خوشی سے، میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ آرڈر پلیز۔ جج کی روبدار آواز نے ہماری باہمی تکرار کو روک لگا دیا۔ یور آنر، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، گواہوں کے بیانات، حالات و واقعات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ میرا موکل بے گناہ ہے۔ اسے ایک سازش کے تحت اس گھناؤنے جرم میں پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ زنا بالجبر کا نہیں بلکہ زنا بالارادہ کا کیس ہے، اور اس کیس میں مظلومہ کے سابق شوہر کی حیثیت بھی مشکوک ہو چکی ہے۔ لہٰذا فاضل عدالت سے میری استدعا ہے کہ نجیب احمد کو پابند گواہ کی حیثیت سے عدالت میں حاضر ہونے کے لیے سمن جاری کیا جائے تاکہ اس کیس کو جلد از جلد فائنل ٹچ دیا جا سکے۔ پھر میں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جج میرے دلائل سے خاصا متاثر نظر آ رہا تھا۔ میں نے وکیل مخالف کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر مجھے برہمی کے آثار نظر آئے۔ اب اسے یقین ہو چلا تھا کہ اس کے ہاتھ سے بازی نکل چکی تھی۔ سائقہ کی مضطرب نگاہیں پورے کمرے میں گردش کر رہی تھیں۔ پریشانی اس کے چہرے سے حویدہ تھی۔ وہ کبھی اپنے شوہر عبدالوہاب اور کبھی سرکاری وکیل کی جانب ہراساں نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کاشف اس کی اس حرکت سے روحانی تسکین محسوس کر رہا تھا۔ جج کافی دیر تک اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات کو الٹ پلٹ کر ان کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر متعلقہ عدالتی عملے کو نجیب احمد کے نام سمن جاری کرنے کی تاکید کر دی۔ اس کے بعد عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 1 ہفتے کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ سمن کی تعمیل کے لیے جانے والے بیلف کے نجیب احمد تک پہنچنے سے پہلے ہی نجیب احمد سول اسپتال پہنچ گیا۔ ایک سڑک عبور کرتے ہوئے وہ تیز رفتار موٹر سائیکل کی لپیٹ میں آ گیا تھا اور شدید زخمی ہونے کے بعد ICU میں پڑا تھا۔ اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں تھی۔ 2 روز اس نے موت و زیست کی کشمکش میں گزار دیے۔ تیسرے روز اسے ہوش آیا مگر سانسیں پوری ہو چکی تھیں۔ آخری سانسوں میں اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ موت جس شخص سے 1 سانس کی دوری پر ہو، کہتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتا، لہٰذا نجیب احمد کے اقرار گناہ کو بھی سچ مان لیا گیا۔ اکھڑی ہوئی سانسوں میں اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو بیان دیا تھا اس کے مطابق کاشف ان دونوں کے راستے کا کانٹا تھا۔ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک جال تیار کیا جس میں کاشف کو پھانس کر وہ ہمیشہ کے لیے اس سے نجات حاصل کر سکتے تھے، مگر کاتب تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا، لہٰذا ان کی بساط الٹ گئی۔ وقوعہ کی رات انہوں نے کاشف کے آنے سے 10 منٹ پہلے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی۔ شرمناک کھیل سے فارغ ہونے کے بعد سائقہ وہیں کاشف کے بستر پر چادر تان کر لیٹ گئی اور نجیب احمد ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ یہیں سے اس نے پولیس کو فون کیا۔ پولیس اسٹیشن وہاں سے اتنے فاصلے پر تھا کہ پولیس آدھے گھنٹے سے پہلے وہاں نہیں پہنچ سکتی تھی اور کاشف کے آنے میں چند منٹ ہی باقی رہ گئے تھے۔ اس سے پہلے اپنے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے چائے کی ایک پیالی میں نجیب نے نشہ آور دوا بھی ملا دی تھی۔ وہ خود نشے کا عادی تھا۔ آدھی پیالی چائے کی اس نے خود پی اور 1 آدھ گھونٹ سائقہ کو بھی پلا دیا، حالانکہ وہ اپنی چائے کی پیالی خالی کر چکی تھی۔ نجیب نے نشہ ملی پیالی میں چائے کی کچھ مقدار چھوڑ دی تھی تاکہ پولیس کا کام آسان ہو جائے اور کاشف پوری طرح ان کے شکنجے میں پھنس جائے۔ کاشف حسب معمول گھر آیا اور اس نے بیرونی دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو نجیب احمد پوری طرح تیار ہو گیا۔ پھر جیسے ہی اندرونی کمرے سے سائقہ کی چیخیں بلند ہوئیں، وہ چپکے سے گھر کا بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکل آیا، مگر بوکھلاہٹ میں اس سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی۔ وہ باہر آتے ہوئے بیرونی دروازہ کھلا ہی چھوڑ آیا تھا۔ اس نے جلدی سے تھڑے پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو مطلع کیا کہ عبدالوہاب کے گھر کے اندر سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں۔
پھر جیسے ہی وہ لوگ اپنے پتے پھینک کر مذکورہ گھر کی جانب دوڑے، نجیب احمد موقع سے فائدہ اٹھا کر 9:11 ہو گیا۔ اسے یقین کامل تھا کہ کوئی بھی اسے پہچان نہیں سکے گا، کیونکہ اس نے بڑی بڑی نکلی مونچھیں اور ایک بڑا سا مسا اپنے چہرے پر لگا لیا تھا۔ وہ اپنے منصوبے میں وقتی طور پر کامیاب ہو گیا تھا، مگر تقدیر کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دنیا کی عدالت سے سزا پاتا، آسمانی عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اگلی پیشی پر جج نے سائقہ کو پولیس کی تحویل میں دے کر نیا چالان پیش کرنے کا حکم دیا اور کاشف کو باعث طور پر بری کرنے کا اعلان کر دیا۔